हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रैशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए समझते हैं। परिमेय संख्या समझने से पहले हम लोग प्राकृत संख्या समझ लेते हैं। प्राकृत संख्या होता क्या है? प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्या वैसी संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटिव, मतलब जो एक से शुरू हो और अनंत ले जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इन्फिनिटिव, ये सब जो होती है पूर्ण संख्या होती है। जो 0 से शुरू हो और अनंत ले जाए वह पूर्ण संख्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है पूर्णांक संख्या, इंटीजर। धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे धनात्मक संख्या 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 इन्फिनिटिव, और ऋणात्मक संख्या माइनस इन्फिनिटिव से लेकर -1 तक, मतलब कि माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस के इन्फिनिटिव तक जितने भी संख्या जो होती है वह पूर्णांक संख्या कहलाती है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है भिन्न संख्या। बटा वाली संख्या को भिन्न संख्या कहते हैं। जैसे 4/5 -6/8 9/7 इत्यादि। ये सब जो संख्या होती है जो बटा में रहती है उसे भिन्न संख्या कहते हैं। चलिए समझ गए? अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। प्रमेय संख्या, रैशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकें जहां p और q दोनों पूर्णांक हो तथा q बराबर 0 नहीं हो। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, q बराबर 0 नहीं हो उसे प्रमेय संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 4/5 ये p/q के फॉर्म में है और q बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह प्रमेय संख्या है। 6/7 यह भी p/q के फॉर्म में है और q बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह प्रमेय संख्या है। 8/9 p/q के फॉर्म में है और q बराबर 0 नहीं है, तो यह भी प्रमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 0 है, 0 प्रमेय संख्या होगा। हाँ बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि 0 को बटा में 1 दे सकते हैं, ऐसे 0/1। देखिए अब यह p/q के फॉर्म में आ गया और q बराबर 0 नहीं ना है, तो इसलिए यह प्रमेय संख्या है। वैसे ही 1 को बटा में 1 दे देंगे तो यह भी p/q के फॉर्म में हो जाएगा और q बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह भी प्रमेय संख्या है। -2 भी प्रमेय संख्या है और -4 भी प्रमेय संख्या है। कैसे? -2 के बटा में 1, तो यह देखिए p/q के फॉर्म में आ गया, तो यह भी एक प्रमेय संख्या है और q बराबर 0 नहीं है, इसलिए यह प्रमेय संख्या है। गाइस यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्रमेय संख्या ये सब जितने जो संख्या है, ये भिन्न संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ये सब प्रमेय संख्या होती है। ये सब प्रमेय संख्या होती है। इन सब को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं और q बराबर 0 नहीं होगा। समझ गए प्रमेय संख्या? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है संख्याओं के गुणधर्म। इसको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स बोलते हैं। संख्याओं के 3 गुणधर्म है। पहला है समृद्ध या संवरक नियम, जिसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। दूसरा है क्रम विनिमयता, इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तीसरा है सहचार्यता, जिसको इंग्लिश में एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। तो हम लोग बारी बारी से एक एक करके चलिए समझते हैं। पहला पॉइंट है समृद्ध या संवरक नियम, इसको इंग्लिश में क्लोजर लॉ बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं, ये होता क्या है। मान लीजिए ए कोई पूर्णांक है, ए क्या है? ए कोई पूर्णांक है और बी भी कोई पूर्णांक है। तो अब गणित का 4 मौलिक क्रिया होता है: जोड़, घटाव,
गुना भाग। अब गणित का कोई भी मौलिक क्रिया इसमें लगाएंगे तो वापस में आपको पूर्णांक ही प्राप्त होगा। चलिए इस बात में कितना सच्चाई है इसको जांच कर देख लेते हैं। मान लीजिए आप a बराबर 2 ले लीजिए और b बराबर 3 ले लीजिए। पहले जोड़ लगाते हैं, तो पहले जोड़ लगाएंगे तो 2 एक पूर्णांक है और 3 भी एक पूर्णांक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तब हमको क्या मिलेगा 5। 5 भी एक पूर्णांक है। तो चलिए जोड़ पर तो यह सत्य हो गया। अब चलिए घटाव पर जांच करते हैं। a बराबर मान लीजिए आप 2 और बीच में घटाव का चिन्ह और b बराबर 3। 2 भी कोई पूर्णांक है और 3 भी कोई पूर्णांक है, तो दोनों को घटाएंगे तब -1। -1 भी पूर्णांक है। देखिए पूर्णांक संख्या आप लोग को पहले बताए हैं। पूर्णांक संख्या यहाँ पे देखिए, पूर्णांक संख्या इंटीजर धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4, मतलब ये जो पॉजिटिव वाली नंबर है और ये निगेटिव वाली नंबर है। पॉजिटिव वाला भी नंबर पूर्णांक होगा और निगेटिव वाला भी नंबर पूर्णांक होगा। समझ गए? तो यहाँ पर निगेटिव है तो इससे आपको घबराना नहीं है, यह भी पूर्णांक है। समझे? चलिए अब हम लोग गुना पर चेक करते हैं। तो a बराबर आप 2 ले लीजिए और b बराबर मान लीजिए 3 और गुना का बीच में साइन दीजिए। तो 2 3 जा 6, 6 भी एक पूर्णांक है। देखिए गणित का कोई भी मौलिक क्रिया लगाएंगे हम लोग तो वापस में हमको पूर्णांक ही मिलेगा। यही समवृत्त या संवर्ग नियम कहलाता है। समझे? चलिए भाग पर देख लेते हैं। 2/3 भी एक पूर्णांक है। अब इसको हम लोग डेसिमल में बदलेंगे, तो जरूर यह पूर्णांक मतलब हो जाएगा। समझे? चलिए आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है क्रम विनिमयता। इसको इंग्लिश में कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। चलिए इसको समझते हैं, ये होता क्या है। क्रम विनिमयता होता है a + b बराबर b + a। चलिए इसको जांच करते हैं। मान लीजिए a बराबर क्या है 2 और b बराबर 3। b बराबर आप 3 माने हैं तो 3 और a बराबर 2 माने हैं तो 2। 2 और 3 5, 3 और 2 5। देखिए दोनों तरफ बराबर आ गया ना, दोनों तरफ बराबर है तो यह क्रम विनिमयता है। अब चलिए घटाव में चेक कर लेते हैं। घटाव में होता है a - b बराबर b - a। a आप मान लीजिए 2 और b मान लीजिए 3। b आप 3 माने हैं और a 2 माने हैं। इसको घटाएंगे आप तो -1 आएगा और इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये बराबर नहीं है, -1 और 1 बराबर नहीं है। तो क्रम विनिमयता घटाव में सत्य नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला है गुना में जांच लेते हैं। a गुना b बराबर b गुना a। a आप 2 मान लीजिए और b 3। b आप 3 माने हैं और a 2। 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6 बराबर आ गया ना, तो यह गुना में सत्य है। क्रम विनिमयता गुना में सत्य है। चलिए वैसे ही भाग में जांच लेते हैं। a भाग b बराबर b भागा a। चलिए a आप 2 मान लीजिए और b 3। b आप 3 माने हैं और a 2, तो 2/3 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। इसमें 3 में 2 से भाग दीजिएगा आप, ये आएगा 0.666 और इसको आप 2 में 3 से भाग दीजिएगा तो ये होगा 1.5। देखिए ये दोनों बराबर है नहीं, इसलिए यह क्रम विनिमयता भाग में सत्य। आप क्या समझे कि क्रम विनिमयता जोड़ में लागू होता है, जोड़ में लागू होता है, गुना घटाव में नहीं होता है और गुना में होता है और भाग में नहीं होता है। समझे? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है साहचर्यता। साहचर्यता क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। a +
बी प्लस सी इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी। साहचर्यता होता क्या है? देखिए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी। चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं, समझे। ए बराबर आप मान लीजिए 2, बी बराबर मान लीजिए 3, सी बराबर मान लीजिए 4, समझे। ए बराबर आप 2 माने हैं और बी बराबर 3 और सी बराबर 4। पहले ब्रैकेट में का काम करिए, 3 + 4 क्या होगा? 7 और ये 2, 2 + 3 5 प्लस और ये 4, 2 + 7 9 बराबर 5 + 4 9। देखिए बराबर आ गया ना। तो साहचर्यता ये इसे बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। योग का साहचर्य नियम, समझे। चलिए वैसे ही हम लोग गुना में जांच पहले। चलिए अब हम लोग जांच लेते हैं घटाव में साहचर्यता सत्य होता है कि नहीं। चलिए देखिए, साहचर्यता होता है a माइनस बी माइनस सी इजकल टू ए माइनस बी माइनस सी। साहचर्यता में देखिएगा, LHS में ब्रैकेट b माइनस सी पर रहेगा और RHS में ब्रैकेट a माइनस बी पर रहेगा, समझे। यह साहचर्यता लिखने का नियम है। चलिए इस पर जांचते हैं यह सत्य होता है अथवा नहीं। a बराबर आप 2 मान लीजिए और b बराबर 3 और c बराबर 4। वैसे ही पेन चेंज कर लेते हैं। a बराबर आप मान लीजिए 2 और b बराबर 3 और c बराबर 4। तो पहले ब्रैकेट में का काम करिए, 3 - 4 कितना होगा? -1 और ये 2 और ये माइनस, समझे। 2 - 3 कितना होगा? -1 और ये -4। चलिए देखिए, ये हो जाएगा 2 + 1 और ये हो जाएगा -6। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये 3 और ये -6 बराबर है नहीं ना, इसीलिए यह साहचर्यता घटाव में सत्य नहीं होता है। चलिए हम लोग गुणा में देख लेते हैं। गुणा में साहचर्यता होता है a गुने b गुने c इजकल टू a गुना b गुना c और ब्रैकेट a गुने b पर। चलिए देखिए फिर से वही एग्जाम्पल, a बराबर 2, b बराबर 3, c बराबर 4। यहाँ भी 2, b बराबर 3 और c बराबर 4। देखिए पहले ब्रैकेट में का काम करेंगे, 3 × 4 12 और ये 2, 2 3 जा 6 और ये 4। ये हो जाएगा, गुना कर लेंगे तो हम लोग 24 हो जाएगा और ये 6 × 4 24। देखिए बराबर आ गया ना। तो यह गुना में सही है। तो इसको गुना का साहचर्य नियम कहते हैं। इसको कहते हैं गुना का साहचर्य नियम। समझे। चलिए अब हम लोग भाग में जांच लेते हैं कि भाग में यह सही होता है कि नहीं। देखिए a डिवाइड b डिवाइड c इजकल टू होगा a डिवाइड b डिवाइड c और ब्रैकेट a डिवाइड b पर। चलिए देखिए, a बराबर आप मान लीजिए 2, b बराबर मान लीजिए 3 और c बराबर आप 4 मान लीजिए, ठीक है। सेम टू सेम उतार दीजिए। देखिए ये हो जाएगा 2 डिवाइड, ये हो जाएगा 3/4 और ये हो जाएगा 2/3 डिवाइड 4, समझे। देखिए ये इसको हम लोग गुना बदलेंगे तो 2 गुना 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा और इसको हम लोग चेंज करेंगे तो 2/3 गुने 1/4। तो ये हो जाएगा 8/3 और ये 2/12। देखिए ये दोनों बराबर है नहीं है, तो इसलिए यह भाग में
लागू नहीं होता है। समझे? चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है योज्य तत्समक। इसको इंग्लिश में एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। योज्य तत्समक होता क्या है समझिए। जब हम कोई संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है, अतः शून्य सभी के लिए योज्य तत्समक है। चलिए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। जब हम कोई संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो योगफल फिर से वही संख्या प्राप्त होता है, अतः शून्य सभी के लिए योज्य तत्समक है। नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल से समझाते हैं। देखिए, जब हम कोई संख्या में मान लीजिए पाँच में जब हम कोई संख्या में जीरो जोड़ते हैं, शून्य जोड़ते हैं, 5 में जीरो जोड़ते हैं तो फिर से योगफल फिर से वही प्राप्त होता है, अतः जीरो क्या है? जीरो सभी के लिए योज्य तत्समक है। जीरो सभी के लिए योज्य तत्समक है, एडिटिव आइडेंटिटी है। नोट में लिख लीजिएगा। चलिए इसका डेफिनेशन देखिए। गुणात्मक तत्समक होता क्या है? गुणात्मक तत्समक सेम टू सेम वही है। यहाँ पे शून्य है और यहाँ पे जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 रहेगा और यहाँ पे गुना रहेगा। जब हम कोई संख्या में 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल फिर से वही प्राप्त होता है, अतः 1 सभी के लिए गुणात्मक तत्समक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। चलिए इसे लिख लेते हैं। चलिए ध्यान दीजिए। जब हम कोई संख्या में 1 से गुना करते हैं तो गुणनफल फिर से वही प्राप्त होता है, अतः 1 सभी के लिए गुणात्मक तत्समक है। एग्जाम्पल से समझिए। जैसे मान लीजिए 8 कोई संख्या है और 1 से उसमें गुना करेंगे तो फिर से 8 ही ना प्राप्त होगा। तो 1 सभी के लिए क्या है? 1 सभी के लिए गुणात्मक तत्समक है। 1 सभी के लिए गुणात्मक तत्समक है। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है योज्य प्रतिलोम। गाइस चलिए समझते हैं हम लोग योज्य प्रतिलोम होता क्या है। योज्य प्रतिलोम देखिए, योज्य प्रतिलोम होता क्या है? जब दो संख्या को आपस में जोड़ते हैं तो योगफल शून्य प्राप्त होता है, तो वे दोनों संख्या आपस में एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। चलिए इसे हम लिख लेते हैं।
योज प्रतिलोम होता क्या है? एडिटिव इनवर्स। जब दो संख्या को आपस में जोड़ा जाता है तो योगफल शून्य प्राप्त होता है, तो वे दोनों संख्या आपस में एक दूसरे के योज प्रतिलोम कहलाते हैं। चलिए नहीं समझे, एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा? 5 का योज प्रतिलोम क्या होगा? 5 का योज प्रतिलोम निकालने के लिए हम लोग 5 में क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? तो 5 में -5 जोड़ेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। समझे? वैसे ही 8 का योज प्रतिलोम क्या होगा? तो 8 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? वैसे ही -8 जोड़ेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 8 माइनस 8 0। वैसे ही